नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे उत्तरकाशी से जल्द मिल सकती है खुशखबरी। राजस्थान में क्या बोले पीएम, कैसे पहली बार मथुरा में बनेगा इतिहास, ईडी ने कैसे दिया राहुल और सोनिया को झटका, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल से राहत की खबर मिलने लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। सिलकियारा टनल हादसे में अब एक के बाद एक खुशखबरियां मिलने की शुरुआत हो चुकी है। कल 10 दिन के बाद ये कह सकते हैं कि जो कैमरे से तस्वीरें साझा हुई थी जिसमें मजदूर सुरक्षित दिख रहे थे, वो बड़ी राहत की खबर थी। और अब ये कह सकते हैं कि जो 800 mm के जो पाइप अंदर भेजे जाने हैं वो भी अपनी प्रगति पर है। और उम्मीद है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक वो पाइप पूरा अंदर तक सुरंग के अंदर पूरा डल जाएगा, मलबे का आर पार हो जाएगा और फिर उस पाइप से उन श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा सकुशल। और ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की जो इस रेस्क्यू अभियान की जो पूरी कमान थी, उस कमान के सफल परिणाम दिखने लगे हैं और राज्य और केंद्र सरकार की जो नीति थी अब वो सफल होती हुई दिख रही है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पहली बार देश के प्रधानमंत्री करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि का दौरा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। नरेंद्र मोदी का मथुरा प्रस्तावित दौरा लगभग तय हो चुका है। 23 नवंबर को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है और प्रधानमंत्री की आगमन को लेकर यहां जिला स्तरीय अधिकारी, जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज उत्सव के कार्यक्रम में भाग लेंगे और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। हम श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले मार्ग पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैरिकेडिंग लगाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह डस्टबिन लग रहे हैं, गमले लग रहे हैं, रंगाई पुताई का लगातार काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनकी आगवानी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम प्रदेश स्तरीय नेता यहाँ पर उनकी आगवानी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है 3 घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ पर है। 3 घंटे मथुरा में रुकेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ पर मथुरा के लिए क्या सौगात देकर जाते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। नेशनल हेराल्ड केस में फंसे राहुल और सोनिया गांधी, क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस केस में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है ईडी द्वारा। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अधिकार था। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार फिर से झटका लग गया है। आपको बता दें कि ईडी ने यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल की 751 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इस पे मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। सोनिया और राहुल गांधी से इस मामले में कई बार पूछताछ की जा चुकी है और इस संपत्ति को अटैच करके इस पे बड़ा एक्शन भी लिया गया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पार्टी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ का जो लोन दिया था, उस लोन को कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लेकर राहुल और सोनिया की कंपनी यंग इंडिया को बेच दिया था। यंग इंडिया कंपनी जो संपत्तियां जब्त की गई थी उसमें सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की वजह से ये कार्रवाई की गई है। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं वो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में हैं। जब्त होने की वजह से प्रॉपर्टी का 2008 से कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। ईडी का कहना है कि एजीएल की जो अवैध संपत्ति में यंग इंडिया का कब्जा है जो सोनिया गांधी के नाम से था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, तो आपको बता दें कि साल 1937 में द एसोसिएट नाम से कंपनी बनाई गई थी, जिसके बाद से निवेशकों में पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू समेत 5 स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कंपनी के द्वारा नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशन किया गया था। लेकिन समय के साथ ये कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिससे इसे घाटे से उबारा जा सके। हालांकि कंपनी को कुछ खास सफलता नहीं मिली है।
चूंकि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी यानी कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था जिस समय ये घाटे में चल रही थी, इसकी वजह से ही ये कंपनी में ज़्यादातर हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी ने मदद की थी यानी कांग्रेस पार्टी ने, जिस समय ये घाटे में चल रही थी। इसकी वजह से इस पे जितनी भी संपत्ति है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से ही है। सरकार इसी वजह से इस पे कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में पीएम ने भरी हुकार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। विधानसभा चुनावों के अंतिम चरणों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाई हुई है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अशोक गहलोत को काफ़ी चीज़ें के बारे में भी लोगों को बताया, लेकिन उधर से उन्होंने कहा कि अब की बार कोनी से ये आवाज़ आ रही है कि अब की बार राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार नहीं है। अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। पेपर लीक के मामले में भी अशोक गहलोत को जम के जो है लताड़ा है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार राजस्थान की जनता को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर अच्छे वादे कर रही है और अच्छे लोगों को वहाँ पर जो है बुलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर जम के हमला बोला। अशोक गहलोत को कहा कि जिस तरीके से जो है निकम्मा है और उस चीज़ को लगातार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ की लोगों को धोखा दिया है कांग्रेस ने। लगातार पेपर लीक का मामला हो या कानून व्यवस्था की बात वहाँ पर की जाए तो प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर में आज जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब की बार लोगों से अपील करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है राजस्थान के अंदर तो वहाँ पर अच्छे वादे किए जाएंगे और अच्छे काम जो है किए जाएंगे। लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रचारों का दौर चल रहा है, लगातार तमाम पार्टियां अपनी वहां पर जो है हिम्मतें जो है बटोरने में लग रही हैं, वोटों को बटोर रही हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही वादे कर रही है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से लोगों के साथ में वहाँ पर वह अच्छी तरीके से जो है नौकरी देने की बात भी कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब की बार जिस तरीके से 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ के जो युवा हैं उनको बेरोजगार करने का काम भी किया गया है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ जांच तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। मामले में लगातार यूपी सरकार एक्शन मोड में है, लगातार उसका एक्शन देखा जा रहा है। लगातार जो खाद्य विभाग की टीमें हैं लगातार अलग अलग जगह पर जा कर के छापेमारी कर रही हैं। वहीं कहा जा सकता है कि 30 से ज़्यादा ठिकानों पर खाद्य विभाग की टीम लगातार जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो है कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हलाल सर्टिफाइड प्रकरण में यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। यूपी एसटीएफ अब मामले की जांच करेगा। यूपी एसटीएफ की 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 5 सदस्यीय टीम जो है अलग अलग जगह पर जा कर के दस्तावेज खंगालने का काम करेगी। जाहिर सी बात है जब हलाल प्रोडक्ट के मामले में साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ के हजरत थाना क्षेत्र हजरत थाने पर, उसके बाद लगातार कहा जा सकता है कि हलाल के जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लगभग लगातार जो टीमें हैं लगातार गठित हो रही, लगातार जो एक्शन है लगातार देखा जा सकता है, लगातार जो छापेमारी है वो भी चलती हुई दिखाई दे रही। अब देखना ये होगा कि यूपी एसटीएफ की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, किस तरीके के जो शिकंजे हैं वो कसे जाते हैं, आखिरकार किस तरीके के लोगों की गिरफ्तारी वगैरह की जाती है, आखिरकार इसकी फंडिंग वगैरह क्या हो रही थी, प्रोडक्ट जो है उसके जो नमूने हैं वो भी देखे जाएंगे, जो दस्तावेज हैं वो भी सारे जो है खंगाले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि यूपी एसटीएफ को किस तरीके की जो सहूलियत है कार्रवाई के दौरान मिलती है, आखिरकार जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उन जगहों पर यूपी एसटीएफ को क्या चीज़ें मिल पाती हैं जिसकी वजह से उसको एक नया लीड मिलेगा, आखिरकार किस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं। अब देखना ये होगा जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो टीम गठित कराई गई है, अब देखना होगा किस
कितना ज़्यादा एक्शन जो है उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, क्या यूपी एसटीएफ अब अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग राज्यों में जाकर के कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं शुभम पांडे, इंडिया वॉइस से राहुल पाठक के साथ। इजराइल और हमास की छिड़ी जंग में युद्ध विराम लग गया। कब तक और क्यों लगा युद्ध विराम, बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। 46 दिनों के बाद इजराइल हमास वॉर के बीच आज 4 दिन के लिए युद्ध विराम लग चुका है। भले ही 4 दिन के लिए, लेकिन युद्ध विराम जरूर लगा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस युद्ध को 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई घर तबाह भी हो गए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई को लेकर हमास से डील पर इजरायली वॉर कैबिनेट में सहमति बन गई है, जिसके बाद मुताबिक 4 से 5 दिनों के लिए सीज फायर के बदले हमास बंधकों को रिहा कर सकता है। जानकारी से पता चला है कि हमास 50 बंधकों को कल से 2 चरणों में रिहा करना शुरू कर सकता है। इस बंधकों में 20 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल होंगे। वहीं इजराइल को भी 150 फिलिस्तीन कैदियों को आज़ाद करना होगा। काफ़ी समय से बंधकों की रिहाई को लेकर कोशिश जारी रही थी, लेकिन इजराइल इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। वहीं अमेरिका से लेकर अरब मुल्क तक इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर डील करवाने की कोशिश में लगे हैं। अब डील पर सहमति होने पर 45 दिन बाद ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। हमास वॉर के बीच युद्ध का जो विराम लगा हुआ है, वो विराम सिर्फ 4 दिन के लिए लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा है कि युद्ध जारी रहेगा। तो देखते हैं कि कब तक ये युद्ध खत्म होने के कगार पर आएगा। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द जो जितनी भी सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए, और 30 नवंबर का जो अल्टीमेटम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट समिट होनी है, और साथ साथ जो बाहर के डेलीगेट्स आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का स्वरूप है वो नज़र आएगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा मानचित्र वो उत्तराखंड का लेके जाए, और उसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अगर बात की जाए 30 नवंबर का ये अल्टीमेटम दिया गया है, अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही बरतता हुआ नजर आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो विपक्षी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए कि मुख्यमंत्री ने कई बार निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि 30 नवंबर को जिस तरह से जो अल्टीमेटम दिया गया है, क्या अधिकारी उस पर खड़े उतरेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दे रहा हूं। सिद्धार्थनगर में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में हलाल सर्टिफिकेट को लेके छापेमारी चल रही है। खाद्य और रसद विभाग दुकानों पे जाके छापेमारी कर रहे हैं और वहां से मसाले और नमकीन के पैकेट भी ले रहे हैं, वो सैंपल के लिए बाहर जांच के लिए भेज रहे हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या असली है क्या नकली है। आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मुहिम चल रही है पूरे ज़िले में, यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में भी इस तरह से दुकानों पे छापेमारी की जा रही है, और खाद्य और रसद विभाग की टीम दुकानों पे जा रही है और छापेमारी करके वहाँ से सैंपल भी ले रही है जांच के लिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मिली हरी झंडी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हाई कोर्ट द्वारा कॉरिडोर बनाने के लिए फैसला सुनाया जा चुका है, और फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपना पैसा कॉरिडोर के लिए लगाएगी। सेवायत द्वारा विरोध किया गया था कि मंदिर का पैसा कॉरिडोर में नहीं लगाया जाए, उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मधु मंगल दास और शर्मा जो हैं वो उस पर फिर से अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि प्राचीन गलियों का स्वरूप खत्म हो जाएगा कॉरिडोर को बनने से, और सरकार जो है इस पर कॉरिडोर बनाने के लिए अड़िग है, और हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 100-150 मकान जो चिन्हित किए हुए हैं
वो टूट जाएंगे सारे, और जो प्राचीन गलियां हैं वो खराब हो जाएंगी। जो कुंज की गलियां हैं जिसमें श्री कृष्ण जी लीला किया करते थे, उन गलियों का स्वरूप खत्म हो जाएगा कॉरिडोर बनने से। अब देखते हैं याचिकाकर्ता मधुमंगल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और क्या निर्णय आता है। और कल मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो कॉरिडोर को लेकर क्या बजट की घोषणा करते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। नोएडा के लोटस ग्रैंड बैंकेट हॉल में लग गई आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। नोएडा सेक्टर 74 में कल देर रात एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई थी। बता दें कि जिस तरीके से आग लगी थी तो आसपास के लोगों में काफ़ी हड़कंप मच गया था। हड़कंप मचने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची, लेकिन उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जाकर आग पे काबू पा लिया। लगातार जिस तरीके से नोएडा के बैंक्वेट हॉल में आग लगी, आग का गोला जो है काफ़ी दूर तक जो है काफ़ी धुआंधार होने लगा। लेकिन उसके बाद नोएडा के सेक्टर 74 में जब यह हॉल बन रहा था, बताया जा रहा है कि इसमें कोई जानहानि की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जो एफएसओ थे प्रदीप कुमार दुबे ने बताया है कि जिस तरीके से आग लगी थी तो आग की सूचना पाते ही मौके पे वो पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद आग पे जो है उसकी छानबीन करने लगे, लेकिन उसके अंदर जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस समय ये आग लगी थी। लगातार आग का जब गोला काफ़ी धुआंधार होने लगा तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इस आग को सूचना देने पर नज़दीकी थाना सेक्टर 113 में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जो है साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से आग लगी थी वो काफ़ी बड़ी आग बताई जा रही थी, लेकिन उसमें जो है बताया जा रहा है कि कोई ऐसी जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की जो है 12 से 13 गाड़ी मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। लेकिन उससे तमाम ऐसे लोगों में काफ़ी दहशत फैली हुई थी जिस समय की ये घटना थी, शाम की घटना बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी लगातार उसके जो मालिक है उनसे भी पूछताछ अभी तक की जा रही है किस तरीके से इसमें जो है एनओसी नहीं थी या क्या नहीं था। फायर की कोई टीम वहाँ पर नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार जब आग का मामला सामने आया तो मौके पर जो है एफएसओ प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि इस तरीके की घटना को सामने आते ही मौके पर पहुंचने का पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। मिर्जापुर में अस्पताल में जहरीला किंग कोबरा लेकर पहुंचा मरीज। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में एक हैरान कर देने वाली बात एक सामने आया। आपको बता दें कि सूरजबिंद एक मिर्जापुर के लालगंज का निवासी है, पतुलकी गांव का। आपको बता दें वहां पर उसको जो बचपन से ही सांप पकड़ने का आदी था। उन्होंने ये दर्शाया कि जो है कि जिस तरह से सांप काटता है अस्पताल में लोग को तुरंत जाना चाहिए, और उन्होंने सांप को कटवाया अपने ही हाथों पर। काटने के बाद उस सांप को अपने बैग में भर के लेके आया मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल में। वहां चिकित्सकों से बात किया कि हमको सांप ने काट लिया है। तो वहां चिकित्सक बोले कि कौन सा सांप काटा है, तो उन्होंने तुरंत अपने झोले को खोला और बेड पर जो मरीज का वहां बेड होता है उसी बेड पर ही सांप को रख दिया। सांप तुरंत वो खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि किंग कोबरा ये सांप है। इसी की तरह वहां के चिकित्सक जो है कि जो इकट्ठा हो गए, देखने के बाद उसको जो कोबरा का इंजेक्शन होता है, कोबरा को जो दवा होती है, तब जाके उस आदमी को, उस लड़के को लगाया गया ताकि वो जो कुछ ही देर बाद एकदम स्थिति समान है। उसके पहले वो चिल्लाता रहा कि सर हमको जल्दी से हमको सुई लगाइए, नहीं तो हम जल्द बच नहीं पाएंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर से दूर से हम खुद आए हैं और यहाँ पर हमारा समय वैसे लाश हो चुका है। यही हमारा कहना है कि जो है कि जितने भी लोगों को कोई भी जानवर, कोई भी सांप काटे तो डायरेक्ट सीधा मंडलीय अस्पताल में आके यहाँ पे इलाज कराया और न कि झाड़ फूक किसी से करवाए, जहां पर जांच तुरंत जो कि बच जाएंगे और अपने को काबू कर पाएंगे लोग। और लोग झाड़ फूक करा लेते हैं, तुरंत मौके पर लोग जाकर मर जाते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उनको कहा कि इस तरह से जो आपने सांप लाया, इस तरह से मंडलीय अस्पताल का बढ़ावा किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप इस सांप को तुरंत बंद कर लीजिए, हम आपको बेहतर इलाज करें। इलाज करने के बाद अपने घर पे जाइए। हमारे सहयोगी गौरव के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच एक बार फिर हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं घटना में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, उसे इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि टॉप 10 अपराधी जो है किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहे थे। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिलते ही
पुलिस जो है मौके पहुंच बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने जो है पुलिस पर फायर जोक दिया। हालांकि पुलिस ने जो है मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे बदमाश को जो है भाग रहे बदमाश को केराकत थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा जाए जौनपुर के गौरा बादशाहपुर और केराकत थाने की पुलिस यानी संयुक्त टीम पुलिस की ने जो है दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 3 ठो और नकदी रुपया तमाम सामान बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। कैसे लगी आग बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। के चलते एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके के कनवरी गंज की है, जहां देर रात कपड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बताया जाता है कपड़े की गोदाम में लगभग 70 से 80 लाख रुपयों का कपड़ा मौजूद था। आग लगने के बाद सारा ही कपड़ा जलकर राख हो गया। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग और क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 3 घंटे लगे आग पर काबू पाने में। इधर लगातार क्षेत्रीय पुलिस ने आसपास के लोगों को खाली कराया, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि बराबर में और भी गोदाम थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को खतरा था कि इतनी भीषण आग के बाद इन गोदामों में भी आग न लग जाए, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्र पुलिस को खाली कराना पड़ा। तो वहीं दमकल विभाग की आग बुझाने में पूरी 6 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके उपरांत दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए गोदाम मालिक वरुण वासणे के द्वारा बताया गया कि दीपावली और शादियों के त्योहार को देखते हुए और शादियों के सालक को देखते हुए उसके द्वारा अपने गोदाम में लगभग 1 करोड़ रुपए का माल को स्टॉक किया गया था। तो वहीं बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते उसके गोदाम में, जो कि उसका गोदाम 3 फ्लोर पर बना हुआ था, 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पर भीषण आग लग गई, जिसके चलते उसके गोदाम में लगभग 70 से 80 लाख रुपयों का कपड़ा जलकर राख हो गया। घटना के बाद से ही पूरा परिवार सदमे में है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर के कचहरी परिसर में हुआ हंगामा, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। परिसर में जहां पर बनाया जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, वहां पर हो गया हंगामा। आपको बताते चले कि पीयू परमा के एक निवासी अभिनव बिंद और उनकी प्रेमिका संगीता बिंद, दोनों ने जो कि अपनी शादी जो है किसी मंदिर पर जाकर कराए हुए थे, और वहां कचहरी के परिसर में जाकर जहां पर मैरिज सर्टिफिकेट किया जाता है, वहां पर जाकर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वो लोग गए कि वहां के लड़की और लड़का दोनों पक्ष के पेरेंट्स उनके माता पिता ने आकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें, इस हंगामे पर वहां के अधिवक्ताओं ने तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना दी। वहां पुलिस तत्काल पहुंचती है और इनकी खोजबीन करती है और मौके पर पाती ये लोग घर से भागकर यहाँ पर और मंदिर में जाकर शादी करके यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाने के गए थे, पर इनके साथ कोई गवाह नहीं था। जालौन में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर और लापरवाही देखने को मिली है, जहां ताजा मामला जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कौंच कोतवाली क्षेत्र में संचालित सूरज ज्ञान इंटर कॉलेज व पब्लिक स्कूल के वाहन चालक, जो कि बच्चे बैठा कर स्कूल जा रहा था, वहीं उसकी लापरवाही के चलते वैन अनियंत्रित होकर एक खम्भे से जा टकरानी, जिससे कि वैन खम्भे से टकराने से उसमें सवार करीब 1 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे को देख वहां लोगों में चीख पुकार मच गई है और आनन फानन में सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए कौंच CSC में भर्ती कराया गया है। वहीं जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद 3 बच्चों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे उचित उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं जैसे ही हादसे की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को लगी तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं बच्चों के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामला जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का बताया जा रहा है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन।
हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर एक युवक की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। आपको बता दें, हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सकेहड़ा में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि चादरों का काम करने वाले रहीसुद्दीन के पुत्र ने अपने ताऊ को चादरें रंगाई के लिए दी थी और इसके बाद 20 चादरें देने की बात सामने आई थी, जिसमें 2 चादरें कम होने का आरोप लगाते हुए रहीसुद्दीन के बेटे सुल्तान का और उसके चाचा के बेटों के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू होती है और एक दूसरे पर छतों से पथराव किया जाता है। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।